हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस टॉपिक को देखने से पहले जान लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन वैल्यू इज प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। रेशियो एक कंपैरिजन है जहाँ पर दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है। रेशियो हमें बताता है कि कितने टाइम्स एक वैल्यू प्रेजेंट है दूसरे वैल्यू के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्वांटिटीज का मतलब है किसी चीज का एक अमाउंट, जैसे कि 5 बुक्स एक क्वांटिटी हो जाएगा, उसी तरीके से 3 पेन भी एक क्वांटिटी हो जाएगा। तो रेशियो ऐसे दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें एक बैग के अंदर कुछ डेयरी मिल्क और 5 स्टार चॉकलेट्स दिए गए। हमें डेयरी मिल्क और 5 स्टार का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूंगा डेयरी मिल्क और बाद में लिखूंगा 5 स्टार और उसके बीच में एक रेशियो का सिंबल ऐड कर दूंगा। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इज टू। तो ये हो जाएगा डेयरी मिल्क इज टू 5 स्टार। तो यहाँ पर अब इस बैग के अंदर 3 डेयरी मिल्क चॉकलेट प्रेजेंट है और 6 5 स्टार चॉकलेट। तो यहाँ पर डेयरी मिल्क के बदले में लिख दूंगा 3 और 5 स्टार के बदले में लिख दूंगा 6। तो यहाँ पर अब रेशियो आ चुका है 3:6। हमेशा हमें रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कैंसिलेशन करूंगा। तो 3 1 3 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा 6। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो मिल जाएगा 1:2। तो ये 1:2 रेशियो का मतलब है फॉर एवरी डेयरी मिल्क चॉकलेट देयर आर 2 5 स्टार चॉकलेट्स। इसका मतलब अगर बैग के अंदर एक डेयरी मिल्क चॉकलेट प्रेजेंट है तो 2 5 स्टार चॉकलेट रहना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 8 लिया है। उस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है रीनास मदर सेड टू मेक इडलीज यू मस्ट टेक 2 parts of rice and 1 part of urad dal. What percentage of such mixture would be rice and what percentage of would be urad dal? इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि रीना की माँ उसे कहती है कि अगर हमें इडली बनाना है तो हमें राइस के 2 पार्ट्स लेने हैं और उड़द दाल के 1 पार्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर राइस और उड़द दाल का रेशियो आ जाएगा 2:1, क्योंकि इडली बनाने के लिए हमें 2 राइस के पार्ट्स लेने हैं और 1 उड़द दाल के। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जिसमें मैंने 2 राइस के पार्ट्स लिए और 1 उड़द दाल के। तो अगर हम ये मिक्सचर लेंगे तो हम इन चीज़ों से इडली बना सकते हैं। यहाँ पर हमें सोल्यूशन में बताना है कि इस बॉल के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ राइस प्रेजेंट है और कितना परसेंटेज ऑफ उड़द दाल। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम राइस और उड़द दाल का फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए मैं टोटल पार्ट्स फाइंड आउट कर दूंगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि टोटल पार्ट्स इक्वल हो जाएगा 2 + 1 के, जो कि इक्वल हो जाएगा 3 के, क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल पार्ट्स 3 लिए थे, 2 राइस के और 1 उड़द दाल की। तो इसका मतलब 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स राइस के और 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट उड़द दाल का है। तो यहाँ पर राइस का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए मैं 2/3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं 200 को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा 66 2/3। उसी तरीके से उड़द दाल का भी परसेंटेज आ जाएगा 33 1/3। तो यहाँ पर हमने राइस और उड़द दाल का परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया। चलिए एग्जाम्पल 9 देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया ₹250 टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग रवि, राजू एंड रॉय सो दैट रवि गेट्स 2 parts, राजू गेट्स 3 parts एंड रॉय गेट्स 5 parts. हाउ मच मनी विल ईच गेट? व्हाट विल इट बी इन परसेंटेज? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ₹250 को 3 बच्चों में इस तरीके से बांटना है ताकि रवि को 2 टुकड़े मिले, राजू को 3 टुकड़े और रॉय को 5 टुकड़े। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि सब बच्चों को कितने पैसे मिलेंगे और बाद में हमें बताना है कि सभी बच्चों को कितने परसेंटेज ऑफ मनी मिले। तो चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि रवि को 2 हिस्से मिलने चाहिए, राजू को 3 और रॉय को 5। तो इसका मतलब यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 2:3:5। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास रेशियो आ चुका है 2:3:5। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल पार्ट्स आ जाएगा 2 + 3 + 5, जो कि इक्वल हो जाएगा 10 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रवि के पास 10 हिस्सों में से 2 हिस्से आए, यानी इसके पास 2 आउट ऑफ 10 हिस्से आए। उसी तरीके से राजू के पास आया 3 आउट ऑफ 10 पार्ट्स और रॉय के पास आया 5 आउट ऑफ 10 पार्ट्स। तो यहाँ पर हमें टोटल मनी गिवन था ₹250। तो रवि के पास आ जाएगा 2/10 ऑफ ₹250, क्योंकि रवि के पास 2/10 पार्ट था ₹250 का। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2/10 इंटू ₹250 लिखा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा और 10 25 हो जाएगा 250। 2 इंटू 25 करने पर हमें मिल जाएगा ₹50। तो यहाँ पर रवि के पास ₹50 थे, उसी तरीके से राजू के पास ₹75 थे और रॉय के पास ₹125 थे। नेक्स्ट हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा और 10 10 100 हो जाएगा और 2 इंटू 10 करने पर हमें मिल जाएगा 20%। उसी तरीके से राजू के पास ₹250 का 30% पार्ट था, उसी तरीके से रॉय के पास ₹250 का 50% पार्ट था। तो हमने ऊपर सॉल्व किया था कि रवि के पास ₹50 आना चाहिए, राजू के पास ₹75 और रॉय के पास ₹125। 200 और 50 की नोट को लोग 3 हिस्सों में बांट नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने छुट्टा लेके आया। तो यहाँ पर रवि के पास आ जाएगी ₹50, राजू के पास आ जाएगी ₹75 और रॉय के पास आ जाएगी ₹125। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट।
इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इंक्रीज और डिक्रीज को परसेंट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उसका परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम अमाउंट ऑफ चेंज को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल अमाउंट से और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यहाँ पर अमाउंट ऑफ चेंज बताएगा कि कितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई। ओरिजिनल अमाउंट चेंजेस आने वाले से पहले वाला अमाउंट है। चलिए इस फॉर्मूले के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 17,000। फाइंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इस एग्जांपल में हमें दिया गया है कि एक सिटी के अंदर पॉपुलेशन 15,000 से 17,000 तक इंक्रीज हुई। तो हमें बताना है कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है, तो वो इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ चेंज की। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा कि पॉपुलेशन के अंदर कितनी चेंजेस है। यहाँ पर पहले पॉपुलेशन था 15,000, बाद में हो गया 17,000। तो अगर हम 17,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15,000 से तो हमें मिलेगा 2,000। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ चेंज आ चुका है 2,000। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 2,000। यहाँ पर ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगा पॉपुलेशन में चेंजेस होने वाले से पहले वाला पॉपुलेशन जो कि 15,000। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15,000। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जैसा कि हम परसेंटेज कैलकुलेट करने में करते हैं। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे हम, 100 1 से 100 हो जाएगा और 100 150 हो जाएगा 15,000। यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, 5 40 हो जाएगा 200। तो यहाँ पर हमें 40 डिवाइड बाई 3 करना है, तो मैं अंदर लिख दूंगा 40 और बाहर लिख दूंगा 3। तो ये हो जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा डिवाइजर। तो यहाँ पर 3 1 से 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1, 0 नीचे आ जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9 और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है 13 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आ चुका है 13 1/3 परसेंटेज। इसका मतलब उस सिटी के अंदर 13 1/3 परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था। चलिए परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया आफ्टर डिफॉरेस्टेशन नंबर ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट डिक्रीज फ्रॉम 500 टू 200। फाइंड परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज। एक जंगल के अंदर 500 ट्रीज प्रेजेंट थे। डिफॉरेस्टेशन के बाद उस फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज 500 से 200 तक डिक्रीज हो गई। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस फॉरेस्ट के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ ट्रीज डिक्रीज हुए। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आता है अमाउंट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रीज में कितना चेंजेस आए थे। तो पहले थे 500 ट्रीज, बाद में हो गए 200 ट्रीज। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 500 माइनस 200 की, जो कि इक्वल टू होता है 300 की। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 300, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ट्री जो कि था 500 और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 100 1 से 100 हो जाएगा और 100 5 हो जाएगा 500, 5 1 से 5 हो जाएगा और 5 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज डिक्रीज मिल चुका है 60%। इसका मतलब उस फॉरेस्ट के अंदर 60% ऑफ ट्रीज डिक्रीज हुए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। इट इज रिटन in short as CP. The price at which you sell is known as selling price or in short SP. किसी भी चीज की बाइंग प्राइस यानी जिस प्राइस में उसे खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसका शॉर्ट फॉर्म है CP। इसी तरीके से प्राइस जितने में हम कोई आइटम को सेल करते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, उसका शॉर्ट फॉर्म है SP। तो चलिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया कैंटीन ओनर ऑफ योर स्कूल बाइज सम लेस चिप्स पैकेट्स ईच फॉर ₹5 एंड सेल्स ईच पैकेट फॉर ₹6। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चिप्स। आपके स्कूल का कैंटीन ओनर लेस चिप्स के कुछ पैकेट्स बाई करता है, उसमें से एक पैकेट का कॉस्ट होता है ₹5 और वो हर पैकेट को ₹6 में सेल करता है। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एक चिप्स का। किसी भी आइटम का कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में उस आइटम को खरीदा जाता है। तो यहाँ पर कैंटीन के ओनर ने लेस चिप्स की पैकेट को ₹5 के अंदर खरीदा था, तो इसलिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ₹5 और सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में हम किसी चीज को बेचते हैं। यहाँ पर कैंटीन ओनर ने ₹6 के अंदर एक पैकेट को बेचा था, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹6। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस एज परसेंटेज। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम प्रॉफिट और लॉस को परसेंटेज के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए एग्जांपल 1 देख लेंगे। इस एग्जांपल में हमें दिया गया योर फ्रेंड बाइज अ फोन वर्थ ₹8,000 ऑनलाइन एंड सेल्स इट टू अ शॉपकीपर फॉर ₹8,500। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड इट्स परसेंटेज। इस एग्जांपल में हमें दिया गया आपका फ्रेंड ऑनलाइन जाकर ₹8,000 का एक फोन बाय करता है और उसे ₹8,500 के अंदर एक शॉपकीपर को सेल करता है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर देते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की। सेलिंग प्राइस वो प्राइस
होता है जिस प्राइस में हम किसी चीज को बेचते हैं, और कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में हम किसी चीज को खरीदते हैं। आपके फ्रेंड ने उस फोन को ₹8,500 में बेचा था, तो इसलिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8,500 माइनस में कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹8,000। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिल जाएगा ₹500 प्रॉफिट। तो आपकी फ्रेंड को ₹500 प्रॉफिट हुआ था फोन सेल करने के बाद। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि था 8,000, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यहाँ पर 100 1 जा 100 हो जाएगा और 100 80 जा हो जाएगा 8,000। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 4 जा हो जाएगा 8 और 2 25 जा हो जाएगा 50। 25/4 करने पर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं 25 को अंदर लिख दूंगा और 4 को बाहर। 4 6 जा हो जाएगा 24, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1, तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 6 1/4। यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा 6 1/4%। इसका मतलब आपके फ्रेंड को 6 1/4% ऑफ प्रॉफिट हुआ था। चलिए एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया राहुल बाइज अ साइकिल वर्थ ₹6,000 एंड सेल्स इट फॉर ₹4,000। कैलकुलेट द लॉस एंड इट्स परसेंटेज। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया राहुल ₹6,000 की एक साइकिल बाई करता है और उसे ₹4,000 में सेल करता है। यहाँ पर हमें लॉस और उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉस को फाइंड आउट कर देंगे। लॉस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की। तो साइकिल का कॉस्ट प्राइस था 6,000 और सेलिंग प्राइस था 4,000। 6,000 माइनस 4,000 करने पर हमें मिलेगा ₹2,000। नेक्स्ट हम लॉस के परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। लॉस का परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉस को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से जो कि था 6,000, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर 100 1 जा 100 हो जाएगा और 100 60 हो जाएगा 6,000। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 3 जा हो जाएगा 6 और 200 जा हो जाएगा 200। यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हम लोग। यहाँ पर 100 अंदर आ जाएगा और 3 बाहर। 3 3 जा 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। 0 नीचे आ जाएगा, दोबारा से 3 3 जा 9 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है 33 1/3। तो यहाँ पर हमें लॉस परसेंटेज मिल चुका है 33 1/3%। तो हमने लॉस और लॉस का परसेंटेज फाइंड आउट कर दिया। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दिया गया सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। इफ द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। इस क्वेश्चन में हमें टॉय कार का सेलिंग प्राइस दिया गया है जो कि है ₹540, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि शॉपकीपर को उस टॉय को बेचने के बाद 20% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हमें इस टॉय का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है जो कि है ₹540, और हमें प्रॉफिट का परसेंटेज भी गिवन है जो कि है 20%। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस इक्वेशन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता है जो कि है ₹540, मगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं पता है। तो चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो ये इक्वेशन हमें बताता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस की। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस के अंदर शॉपकीपर ने कुछ प्रॉफिट ऐड किया और उसे सेलिंग प्राइस के अंदर भेजा। इस इक्वेशन के अंदर हमें प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पता है, मगर प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है जो कि 20%। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उस शॉपकीपर ने टॉय कार के कॉस्ट प्राइस के अंदर 20% प्रॉफिट लगाया और उसे एक सेलिंग प्राइस में सेल किया। तो यहाँ पर बाकी सब एज इट इज आ जाएगा, प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा जो कि ये ₹540। तो ये इक्वल हो जाएगा 20% इंटू कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके इंटू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर ₹540 इक्वल टू हो जाएगा 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 इंटू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हमें इसका और इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं सीबी को डिवाइड कर दूंगा 1 से। यहाँ पर इस फ्रैक्शन के अंदर मैं 100 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ₹540 इक्वल टू हो जाएगा 20 CP प्लस 100 CP डिवाइडेड बाय 100 की। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं 100 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूंगा और 20 CP को 100 CP से ऐड कर दूंगा। तो चलिए इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ₹540 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 120 CP के। 540 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा ₹54300 इक्वल टू में यहाँ पर 120 CP एज इट इज आ जाएगा। 120 यहाँ पर मल्टीप्लाइड में, तो लेफ्ट साइड में जाकर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ पर ₹54,000 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस की। तो चलिए यहाँ पर कैंसिलेशन करेगी। यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगी। 2 6 हो जाएगा 12, 2700 हो जाएगा 5400, 2 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर 2700 को कैंसिल करके हमें मिलेगा 1350। यहाँ पर हमें
1350 को 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1350 और से डिवाइड कर दूंगा 3 से। 3 4 हो जाएगा 12, माइनस करने पर हमें मिलेगा 1, 5 नीचे आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पर और एक 0 नीचे आ जाएगा और 3 0 हो जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पर हमें टॉय कार का कॉस्ट प्राइस मिल चुका है जो कि है ₹450। तो हमने टॉय कार का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पर हमें दिया गया द मनी यू बोरो इज नोन एज प्रिंसिपल। पैसा जो हम बैंक से लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। फॉर कीपिंग दिस मनी फॉर सम टाइम द बोरोअर हैज टू पे सम एक्स्ट्रा मनी टू द बैंक, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट। इस पैसे को कुछ समय रखने के लिए बोरोअर जो कि बैंक से पैसा लेता है उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी बैंक को देना होता है। इस एक्स्ट्रा मनी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें दिया गया यू कैन फाइंड द अमाउंट यू हैव टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एडिंग द मनी बोरोड एंड द इंटरेस्ट। तो अगर आप मनी जो कि आपने बोरो किया था और इंटरेस्ट जो कि एक्स्ट्रा मनी आपको बैंक को पे करना होता है, तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा अमाउंट जो कि आपको साल के एंड में पे करना है बैंक को। तो चलिए इन टर्म्स को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया रोहित वांटेड टू बाय अ साइकिल वर्थ ₹5,000, सो ही वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ मनी बट ही फाइंड्स दैट हिज बैलेंस इज नल। रोहित को ₹5,000 की एक साइकिल बाय करना था, तो इसलिए वो बैंक गया पैसा निकालने, मगर वो देखा कि उसके बैंक के अंदर कुछ भी पैसा नहीं है। यहाँ पर हमें दिया गया सो ही टेक्स ₹5,000 एज लोन फ्रॉम द बैंक विथ इंटरेस्ट रेट 15% पर ईयर। तो रोहित ₹5,000 लोन देता है बैंक से और जिसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हमें दिया गया 15% पर ईयर। यानी अगर वो ₹5,000 लोन लिया है तो उसे साल के एंड में 15% एक्स्ट्रा देना होगा ₹5,000 का। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है जो कि है एक्स्ट्रा मनी जो उसको पे करना होगा 1 साल के बाद। यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट भी फाइंड आउट करना है जो कि उसको पे करना होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो कि उसने बैंक से लिया था जो कि है ₹5,000। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है जो कि है 15% पर ईयर। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 15% ऑफ ₹5,000। तो हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। 15% को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाय 100 और 5,000 को हम लोग एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे हम तो 100 1 से 100 हो जाएगा और 150 हो जाएगा 5,000। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा मनी मिल चुका है जो कि ₹750। तो रोहित को ₹750 एक्स्ट्रा पे करना होगा बैंक को अगर वो 1 साल के बाद ₹5,000 को लौटा रहा है। तो रोहित ने 5,000 का लोन लिया था, तो अगर वो 1 साल के बाद लौटा रहा है तो उसमें 750 और ऐड करके उसे देना होगा। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो कि हमें मिल रहा है ₹5,750। इसका मतलब रोहित को 1 साल के बाद ₹5,750 बैंक को पे करना होगा। इस एक्सप्रेशन से हमें इंटरेस्ट का एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पर हमें जनरल फॉर्मूला मिला है I = PR डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू को, R रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को और डिनोमिनेटर में है 100। यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये प्रिंसिपल P है जो कि है ₹5,000, ये है रेट जो कि है 15 और डिनोमिनेटर में 100। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो ये 2 स्टेप्स को हम लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम 1 साल के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी रैंडम प्रिंसिपल दी गई है और रेट दिया गया है तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए कि अगर रोहित 3 साल के बाद पैसा लौटाता है तब उसको कितना इंटरेस्ट और अमाउंट देना होगा। 1 साल का इंटरेस्ट हमें पता है ₹750, तो 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 3 × ₹750, तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा ₹2,250। इसे हम और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऊपर 1 साल के इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था जो कि इक्वल टू था PR डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर ₹5,000 है प्रिंसिपल, 15 है रेट और डिनोमिनेटर में है 100। तो इस एक्सप्रेशन से हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिल जाता है जो कि है ₹750। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा जो कि है ₹2,250। तो इस एक्सप्रेशन से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है जो कि है इंटरेस्ट फॉर T ईयर्स। ऊपर हमें 1 साल के इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिला था, यहाँ पर हमें 1 साल से ज्यादा वाले इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिल चुका है। ये फॉर्मूला बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूला की तरह ही है, बस यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूला में T मल्टीप्लाई किया गया। तो हमें I = PRT डिवाइड बाई 100 या I = PTR डिवाइडेड बाई 100 मिल चुका है। तो इसके अंदर अगर हम लोग T की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें 1 साल के इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि I = PR डिवाइडेड बाई 100। तो चलिए अमाउंट भी फाइंड आउट कर देते हैं जो रोहित को रिटर्न करना होगा 3 साल के बाद। तो यहाँ अमाउंट इक्वल हो जाएगा ₹5,000 प्लस ₹2,250, क्योंकि 3 साल के बाद रोहित को प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर एक्स्ट्रा मनी यानी इंटरेस्ट ऐड करके देना होगा बैंक को। तो यहाँ पर हमें अमाउंट इक्वल टू मिल चुका है ₹7,250। इसका मतलब रोहित को ₹7,250 3 साल के बाद बैंक को पे करना है। तो हमारा एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।